हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से भी जानेंगे। ऐसे तो इस टॉपिक से डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में बहुत रेयरली पूछे जाएंगे, परंतु आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना इस टॉपिक का बहुत ज़रूरी है। कारण यही है कि भैया जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग को 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है। जैसे एक हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी थ्योरी है, हालांकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है। साथ ही में हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी पढ़ते हैं। फिर एक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। और ये सारी की सारी जो थ्योरीज है ना, ये केवल आपकी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही हेल्पफुल नहीं है, ये आगे चल के जब आप लोग क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें रिपीट की जाएंगी। तो इसलिए एक बार ही पढ़ें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें और आराम से चीजों को आगे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, संयोजकता बंध सिद्धांत, हिंदी में टाइटल लिख लेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इसके क्या रूल्स थे, तो पहले उस रूल्स को देखेंगे। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चीजों को मेंटेन किया है, तो आप बिल्कुल भी लैंग्वेज को लेकर परेशान नहीं होंगे। पहला रूल देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस सिग्मा बॉन्ड। मतलब कक्षकों की अक्षीय अतिव्यापम। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है सीधे टकरा जाना। जैसे मान लो एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है और सीधे एक दूसरे में क्या हो गए, हेड टू हेड ओवरलैप हो गए, सीधे सीधे भिड़ंत हो गई। तो ये है हेड टू हेड ओवरलैप। समझ में आ रहा है। दूसरा बोलता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या जनरेट होता है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापम से। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ, मान लो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है, गोलाकार होता है, इसलिए वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप ही करेगा, अक्षीय अतिव्यापम ही करेगा, कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल नहीं करता, s कक्षक नहीं करता, ये बात याद रखेंगे। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में क्या किए, दोनों ने शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आता है प्यारे साथियों, आप सभी लोग समझ जाते हो कि सर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बना और ये बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब कुछ बातें जो मैं और यहाँ पर जोड़ रहा हूँ उसको याद रखेंगे। जब भी एस एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो जो नया कक्षक बना है उसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि माता और पिता की संतति के रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो भैया जो संतान है उसमें माता और पिता दोनों के ही कुछ कुछ गुण पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो नया ऑर्बिटल बना है इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, संकरित कक्षक। क्या कहेंगे, संकरित कक्षक। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें दोनों ही पेरेंट ऑर्बिटलों के क्या पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए मैंने इसको एसएस ऑर्बिटल का नाम दिया, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में समाहित रहेगी। सिमिलरली अगर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ क्या करे, बॉन्डिंग करने जाए, तो यहां पर फिर से एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। कैसे पता चलता है एक्सियल ओवरलैपिंग, तो प्यारे साथियों समझिएगा, अगर मैं यहां से एक ऐसा लाइन खींच दूं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस एक्सिस पे बिलोंग करे, उस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, अगर ज्यादा मिलता है तो भैया हम कहते हैं कि वो अक्षीय अतिव्यापम है। इज दैट क्लियर एवरीवन। जैसे यहां पर भी ये सीधे आके इसके साथ भिड़ गया और भिड़ंत हो गई दोनों के बीच में, और यहां पर हमारा क्या जनरेट हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना लेंगे बॉन्ड, जिस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इस बार किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, तो सर एक S वाला एक P वाले के साथ जुड़ा है और सीधे ऐसे जुड़ गया है ना, सीधे जुड़ गया है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाएगा, सर sp ओवरलैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, sp ओवरलैपिंग से बना हुआ संकरित कक्षक है ये। सिमिलरली तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, सब रूल्स है ना, आपसे पूछता है एसएस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, तो सर सिग्मा बॉन्ड। एस और पी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, तो याद रखना एस ऑर्बिटल जब भी आए, एस कक्षक जब भी आए, हमेशा सिग्मा बंध का ही निर्माण होगा। अब देखो ये पी और पी आपस में मिले तो ये पी और ये भी पी रहा, ठीक है। यहां पर 2 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, एक बोलते हैं बॉन्डिंग और एक बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। बंधी परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग से
आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। ये देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है अकेले अकेले, और जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रोजन एक एटम है, बट N2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, अणु है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि इसमें दो दो हैं। बात समझ में आ रहा है? तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर मान लो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सेम सेम साइड थे, इसका मैं चलो आगे स्ट्रक्चर बता दूंगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है। अभी हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। तो भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। हमेशा पता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही रखना है, नहीं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा, अंतर आणविक प्रतिकर्षण इतना ज़्यादा होगा कि भैया वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपना कक्षक चीरते फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक बात आप समझ पा रहे हो कि फिर से पी ओवरलैपिंग भी हुई तो भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। जनरली ये जो पी लिए जाते हैं ये लोग हम लोग पीजेड ऑर्बिटल लेते हैं। तो पीजेड पी में आपको पता है 3 सबशेल होते हैं, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। तो पीजेड आपस में ओवरलैप जब भी करते हैं तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। कई किताबों में इसको पीएक्स लिख सकता है, तो नाम पे मत जाना। ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पीजेड रहता है। तो पीजेड सिग्मा बॉन्ड। बाकी पीवाई जैसे मान लीजिए ये है मेरा पीवाई ऑर्बिटल, क्या है, पीवाई है, ये वाला भी क्या है, पीवाई। अब जब मैं इन लोग की ओवरलैपिंग करूंगा, ये एक्सियल ओवरलैप है कि इक्वेटोरियल है, तो ध्यान समझना, ये एक्सियल था कि इक्वेटोरियल था। तो सर बार बार समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक एक्सिस गुजार दूं, सारे इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पे ही मिल रहे हैं, जब भी एक्सिस पे मिलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे ज्यादा आता है, तब इसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप। क्या बोलते हैं, अक्षीय अतिव्यापक। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक पीवाई के साथ जब जुड़ रहा है ना, एक्सिस तो ये है, ये एक्सिस है। इलेक्ट्रॉन कहां आपस में मिले हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन तो सर यहां मिले हैं। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहां हो रही है, सर यहां हो रही है। तो अगर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन पाए जाएं पर एक्सिस पे ना पाए जाएं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व अतिव्यापम। क्या बोलते हैं, पार्श्व अतिव्यापम, लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग से हमेशा याद रखना कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। तो दो टाइप की हम लोग को ओवरलैपिंग पढ़नी है। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग या डायरेक्ट ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में अक्षीय अतिव्यापम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम क्लाउड है, डेंसिटी है, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या क्लाउड आपका एक्सिस के ऊपर नहीं है, जैसे देखो यहां पर एक्सिस में ये जो पॉइंट आया ना, ये नोडल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, नोडल पॉइंट, नोड बिंदु। और नोडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है सर, 0 होती है। नोडल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। तो ये नोडल पॉइंट है, ये भी क्या है सर, नोडल पॉइंट है। क्लियर हो रहा है? तो एक्सिस नोडल पॉइंट से जब गुजरे और एक्सिस के ऊपर नीचे या बाएं दाएं हमारे इलेक्ट्रॉन आए, तो उस टाइप से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, लेटरल ओवरलैपिंग, पार्श्व अतिव्यापम से बनने वाला पाई बॉन्ड। तो क्लियर हो रही है बातें? तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि हम लोग ओवरलैपिंग 2 टाइप का देखते हैं। पहले टाइप की ओवरलैपिंग में हम लोग क्या देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा टेक्निकल हो गया था इशू। चलो नेक्स्ट है लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस पाई बॉन्ड, जिसको मैंने आपको बताया। लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है पता है, साइड टू साइड ओवरलैप। जैसे समझ लो ये 2 ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये इस तरीके से अगर इंटरलॉक करें, ये देख रहे हो जुड़ तो गए हैं आपस में पर साइड से जुड़े हैं, है ना, साइड से जुड़े हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापम। पार्श्व मतलब साइड वाइज, ठीक है, या इसको साइड ऑन ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसको एंड टू एंड, इसको साइड टू साइड। अब आप खुद से मुझे बताओ कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसा था और साइड टू साइड या जो लेटरल ओवरलैपिंग था वो ऐसा था। ज्यादा मजबूत ओवरलैपिंग कौन है, ज्यादा मजबूत अतिव्यापम कौन है? तो आप साफ समझ पाओगे सर ऐसा वाला जो बॉन्डिंग हो रहा है ना, इसमें एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत मतलब बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ऑन द एक्सिस आ रहा है, दैट्स वाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना था दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड। और वहीं लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा प्रबल बंध है, तो साफ समझ में आ रहा है कि एक्सटेंट ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द लेटरल ओवरलैपिंग। मतलब अक्षीय अतिव्यापम में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है जो अक्ष पर है वो नियमित है, रेगुलर है। इसीलिए कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड से
प्रबल बंध लिया जाता है। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस हमेशा आप लोग को पूछा भी जा सकता है, उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो भैया याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मतलब अक्षीय अतिव्यापम से, पाई बॉन्ड लेटरल मतलब पार्श्व अतिव्यापम से बनता है। सिग्मा और पाई बंध में मजबूत कौन है? तो सिग्मा बंध मजबूत है, पाई थोड़ा कमजोर है। तीसरा डिफरेंस आप याद रखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड अपने आप में एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, मतलब दिशात्मक बंध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये संकरण के निर्माण में यूज हुआ था और संकरण से आप ज्यामिति बनाते हैं, तो ज्यामिति बनता है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किसको? सिग्मा बॉन्ड को। बट पाई बॉन्ड को हम लोग नॉन ज्योमेट्रिकल बॉन्ड मतलब अज्यामितीय बंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसी भी संरचना के निर्माण में, उसकी आकृति के निर्माण में पाई बंध का कोई भी योगदान नहीं रहता, मतलब संकरण के निर्माण में पाई बंध का योगदान नहीं रहता, संरचना में तो रहेगा ही। ठीक है। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड अकेला आ सकता है, पर पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा। तो ये सिग्मा और पाई के बीच में मैंने आप लोगों को 4 बेसिक से अंतर करा दिए। अब चलो क्या और भी पॉइंट्स रहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। बोला एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, अगर किसी जो हमारा परमाणु है अगर उसका आकार बढ़ता है तो ओवरलैपिंग घटता है, ओवरलैपिंग घटता है, सो द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जैसे आपने देखा एक एस ऑर्बिटल सबसे छोटे कौन होते हैं? भैया हम सब ने बचपन से पढ़ा है सर, 1s सबसे छोटा है, 2s उससे बड़ा है, 2p उससे बड़ा है, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता है सर, 3p उससे बड़ा है, 3d उससे बड़ा है, इस तरीके से आप सबको पता है। जैसे जैसे आप लोग कहा s p से d से f ऑर्बिटल में जब जाते हो आपकी नाभिक से दूरी बढ़ते जाती है, और नाभिक से दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ रहे हो ना, ये नाभिक से दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब रेडियस तो बढ़ ही रहा है ना दोस्त। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो रेडियस हमारा बढ़ते जा रहा है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग घटेगा, अतिव्यापम घटेगा। कैसे? एसएस वाले जुड़ गए सीधे सीधे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। पीपी वाले भी आपस में क्या कर रहे थे? सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, पर पाई बॉन्ड भी बना रहे थे। एस का आकार छोटा है, खाली सिग्मा बना रहा है, ओवरलैपिंग बहुत कम हुई थी, सीधे सीधे ओवरलैप हो गई थी। पर पीपी में देख रहे हो सिग्मा बन रहा है, पाई भी बन रहा है। पी और डी की बात करोगे तो पी और डी ओवरलैप की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो वहां पर मैं पाऊंगा कि भैया पी और डी ओवरलैप जब आपस में होगा, चलो देख लो एक बार। तो यहां पर अगर मैं एक पी वाले को एक डी वाले के साथ ओवरलैप करा रहा हूं, मैं सुनेंगे बात को, ये पी है और ये डी है, डी का मतलब डबल डंबल होता है ना। तो यहां पर हमारा बन रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन यहां पर आपस में एक दूसरे के साथ मर्जअप हो रहे हैं, एक्सिस यहां से बीच से निकल गया, मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाया दोस्तों? लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग और पार्श्ववर्ती व्यापम से क्या बनता है? पाई बॉन्ड ही तो बनता है ना। इधर आ जाओ, ये डी है और ये भी क्या है सर? डी है। अभी तक आपने सबका सबके साथ ओवरलैपिंग पढ़ा है। एस एस का आपस में करोगे, एस पी का, पी का, पी और पी सिग्मा भी बनाएगा, पी और पी पाई भी बनाएगा, पर पी और डी आपस में मिलेंगे हमेशा क्या होता है? लेटरल ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इसलिए वहां पर हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा नहीं बनेगा। और डी जब आपस में मिलते हैं ना तब एक नया बॉन्ड बनता है, इसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? डेल्टा बॉन्ड। पर डेल्टा बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशन है। इसके ऊपर ना इंडिया के स्टैंडर्ड एग्जाम्स लाइक आईआईटी एडवांस जैसे एग्जाम में इस पर सवाल पूछा गया है 1-2 बार, या नीट में भी एक आध बार आ चुका है। डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? तो याद रखना, डेल्टा बॉन्ड केवल उन्हीं यौगिकों में बनेगा जहां के एक से ज्यादा सेंटर एटम हो, मतलब जो केंद्रीय परमाणु हो वो एक से ज्यादा होगा, और वो सेंटर एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। डी कक्षा का, ये जो डी हमारा ब्लॉक होता है ना, उसका तत्व होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूंगा ना दोस्तों, तो मैं ले लूंगा Mn2CO10, ठीक है। मैग्नीज आप सबको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 25 है इसका, ठीक है, और 2 सेंटर एटम है। तो इस बार Mn और Mn के बीच में जो बॉन्ड बने रहेगा वो याद रखेंगे, यही बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड है? दिस बॉन्ड इज अ डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाता है? डेल्टा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड का कंडीशन क्या है? यही सवाल पूछा था, निम्न में से किस में डेल्टा बॉन्ड है, ऑप्शन में दिया हुआ था, आंसर कर लेना था। कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि डेल्टा बॉन्ड डी ओवरलैप से बनता है। डी ओवरलैप का मतलब 2 सेंटर एटम आना चाहिए, दोनों के दोनों डी ब्लॉक को बिलोंग करने चाहिए, ठीक। चलिए आगे आते हैं, समझिएगा इस लाइन को, आप समझिए क्या कह रहा था मैं
कि सर जब भी एटम का साइज बढ़ता है ओवरलैपिंग घटता है। जैसे देखो एसएस का साइज छोटा था, सीधा सीधा ओवरलैप हुआ। पीपी का साइज बढ़ रहा है, पाई बॉन्ड बनने लग रहा है। डीडी में भी पाई बॉन्ड बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड बन रहा है, तो ओवरलैपिंग घट रही है ना, तभी तो वीक बॉन्ड बन रहा है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड बनना मतलब वीक ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग घट जाती है, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटता है। यही बात तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग घट रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपके सामने ऐसे कुछ एग्जांपल्स रख दूं, जैसे मैंने रखा HF, ठीक है, HCl, HBr, HI। चलो यहां से मैं आप लोग को बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो मजा आने वाला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसका ऑर्डर पूछ रहा हूं? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बंध प्रबलता का क्रम क्या आएगा। तो प्यारे साथियों, आप यहां पर साफ साफ समझ सकते हो कि भैया सब में हाइड्रोजन तो रखा ही है, सब में हाइड्रोजन तो रखा ही है, बस एटम कौन चेंज हो रहा है? हेलोजन। यहां पर समझेंगे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का मेंबर है ना, प्रथम आवर्त का मेंबर है, और हेलोजन दूसरे आवर्त का। सिमिलरली हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड है और क्लोरीन थर्ड पीरियड। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड चतुर्थ आवर्त। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड है और आयोडीन फिफ्थ पीरियड। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा है, ओवरलैपिंग घटा है, अतिव्यापन घटा है करके बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट गया है। तो आप बताएं सबसे कमजोर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है? तो सर HI का है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है? तो सर HF का है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता, अपने H+ को जल्दी नहीं निकालता करके ये पुअर एसिड होता है, और ये जल्दी बॉन्ड तोड़ देगा, अपने H+ को जल्दी निकाल देगा। आर्हीनियस ने कहा है जो H+ जल्दी निकालता है वो अम्ल कहलाता है, और जितना जल्दी निकाले उसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा होगी। तो इसीलिए इन चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर HI है। यहां पर मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप लोग कैसे चेकआउट करोगे। तो याद रखना साइज बढ़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा है, तो जो 1-1 बॉन्ड होता है, ठीक है, वो सबसे स्ट्रांग है। देन 1-2 बॉन्ड है, ठीक है, देन 1-3 बॉन्ड है, देन 1-4 बॉन्ड है, देन 2-1 बॉन्ड है या 2-2 बॉन्ड है। इस तरीके से हमारा पूरा चलता है सिस्टम, ठीक है। मतलब दूसरा आवर्त का तत्व, दोनों तत्व हैं, पहला तत्व दूसरा आवर्त, दूसरा तत्व तीसरा आवर्त। इस तरीके से अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करता हूं तो पूरा ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आता है। याद रहेगा, साफ दिख रहा है ना भाई। 1-3 बॉन्ड स्ट्रांग था 1-4 से, 1-4 स्ट्रांग होगा 1-5 से। यहां पर ये उसके पीरियड्स के नंबर बता रहा है, आवर्तों की संख्या बता रहा है। क्लियर हो रहा है? चलो एक सवाल मैं और दे रहा हूं आप लोग के बीच में, ये नोट में ही दूसरा नोट डाल दे रहा हूं, ध्यान समझेंगे। ये मान लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड लेंथ आप लोग को याद होना चाहिए 1.14 एंगस्ट्रॉम होता है। ये है मेरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन वाला बॉन्ड, ठीक है जी। यहां पर बॉन्ड लेंथ जो आता है 1.20 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। फिर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला सीन है, एल्कीन है ना जी, और एक है हमारा एल्केन वाला सीन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जी भैया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ आता है ना, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम आता है, और ये है मेरा 1.40 या 1.32 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग किताबों में आप लोग को अलग अलग दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको डाटा से मतलब नहीं है। डाटा इसलिए लिखवा दिया क्योंकि एक बार नीट की एग्जाम में पूछ दिया गया है। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बंध की लंबाई बढ़ेगी, तो उसको तोड़ना उतना आसान हो जाता है क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कमजोर होता है। जैसे ये कितनी लंबी लकड़ी है, आप आराम से तोड़ दोगे। अब जो एक लकड़ी, 2 लकड़ी बन चुकी है, एक को फेंक दो, अब उस लकड़ी को तोड़ो तो भी तोड़ दोगे। अब वो लकड़ी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, मोटाई उतनी ही है, छोटी होती जा रही है। जितनी छोटी हो जाएगी आप उसको तोड़ने जाओगे ना तो फिर मुश्किल होते जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इसका मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दूसरा एक और कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ वर्सेस बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर मुझे सीक्वेंस बनाना रहे, तो अगर बंध की लंबाई ज्यादा है तो उसके बंध का स्ट्रेंथ कमजोर है, उसके बंध का स्ट्रेंथ कमजोर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम था। एक और तीसरा पॉइंट और बताता हूं, ठीक है, कि अगर डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होता है, ध्यान समझेंगे, डायरेक्शनल नेचर जो होता है ना, डायरेक्शनल नेचर
ऑफ ऑर्बिटल अगर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, या बोलना चाहिए ओवरलैपिंग भी बढ़ता है, बढ़िया ओवरलैपिंग होता है। और जब भी बढ़िया ओवरलैपिंग होगा तब कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सर? सिग्मा बॉन्ड बढ़ेगा। इज दैट एवरीवन? अब इसके ऊपर भी सवाल कई बार पूछ चुका है। एक एक जो कॉन्सेप्ट, एक एक जो लाइन में आप लोग को बताता हूं ना, आप यकीन कीजिए कि वो सवाल है। यूं ही केमिस्ट्री में 60 किताबें नहीं खंगाला हूं मैं, ठीक है? तो भैया आप समझिएगा, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल जब बढ़ेगा तब ओवरलैपिंग बढ़ेगा, ठीक है? जैसे मैं क्या कहता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे P और P के बीच में बॉन्ड बनाना है और वहीं पर S और S के बीच में ओवरलैप हुआ है, S और P के बीच में ओवरलैप हुआ है, PZ के बीच में ओवरलैप हुआ है। चलो ध्यान से समझना, आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर PY है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? तो ध्यान समझना, SS ओवरलैप, ठीक है, SP ओवरलैप, PZ ओवरलैप, ये आपस में तीनों के तीनों क्या बनाते हैं सर? ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये एक ही डायरेक्शन में एकदम हेड टू हेड ओवरलैप से जुड़ते हैं। PY कौन सा बॉन्ड बनाता है सर? ये पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड लेस डायरेक्शनल होता है, उसकी जो नेचर है ना वो थोड़ी अदिशात्मक होती है। पहले बता दिया मैं, इसको नॉन ज्योमेट्रिकल नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए अगर मैं तुलना करूं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैं किसकी तुलना कर रहा हूं सर? बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बंध प्रबलता की बात कर रहा हूं। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा दोस्तों? तो ऑब्वियस बात है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इससे इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो कई बार बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर जब बढ़ता है तब भी ओवरलैपिंग बढ़ती है और तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब स्पेशल पॉइंट्स हैं, नोट में आप लोग को जो लिखवाया जाता है, ये सब अलग से किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब कराया गया क्योंकि ये सब एमसीक्यूज बन चुके हैं, ये आपके अलग अलग एग्जामों की शोभा बढ़ा चुके हैं। क्लियर है? तो चलो, यहां तक की बातें आप सब लोग समझ गए। वीबीटी से सारे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए ध्यान देंगे अभी सभी लोग। ये जो पूरे बॉन्ड का पूरा जो सीक्वेंस था ये सब भी सभी लोग को क्लियर हो चुका है ना? अब चलो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, ठीक है? तो पूरा क्या है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलो बॉन्डिंग हम लोग को करना है। किस में बॉन्डिंग करना है? अब हम लोग वीबीटी का यूज करके ना स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, याद रखना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हम लोग को बॉन्डिंग इन C2H6 इथेन में बॉन्डिंग करनी है। तो इथेन में बॉन्डिंग करनी है तो भैया पहले तो पकड़ो कार्बन। क्या पकड़ा? कार्बन। अच्छा, इथेन से पहले तो एक काम करना पड़ेगा, इथेन से पहले हम लोग को मीथेन पढ़ना पड़ेगा, है जी? इथेन से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा सर? मीथेन पढ़ना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोग को पहले करा ही देता हूं बॉन्डिंग इन मीथेन। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था, टेक्निकल एरर आ गया था बोर्ड में करके, पूरा सीक्वेंस ही, इसलिए तो कई बार बहुत मेहनत लगता है। एक तो पहले से बोर्ड भरो, फिर पढ़ाने आओ, और कुछ छोटा सा फॉल्ट आ जाता है, पूरी मेहनत वापस करो। तो टीचिंग का काम भैया इतना भी आसान नहीं है, ठीक है? चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए तो सब कुछ करना है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आराम से सीखना ना। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं सर बॉन्डिंग इन मीथेन। एल्केन बोल लो या मीथेन बोल लो, एक ही बात है। ओके, चलिए बड़े प्यार से समझ लेंगे, ठीक है? कैसे बनता है भैया? मीथेन में पहले तो कौन है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है सर, 6 है। 6 से बोले तो 1s2 2s2 2p2। मतलब अगर मैं ग्राउंड स्टेट में जाऊंगा, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में जाता हूं तो भैया कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल है। 1s में 2 है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पर 2p जो है ना, 2p में आप सबको पता है 3 सबशेल होते हैं, px py और pz, है जी? तो 1s को तो चलो छोड़ो, हटाओ, गोली मारो, मेन है 2s और 2p, ठीक? p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं सर? खाली 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसका क्या है? मूल अवस्था। हमेशा जो बॉन्डिंग होती है ना दोस्तों, बॉन्डिंग हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होती है, उत्तेजित अवस्था में होती है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा, हमको मतलब था केवल 2s ऑर्बिटल से, तो एक्साइटेड स्टेट में याद रखो, यहां 2s लिख दिया मैंने, यहां 2p लिख दिया। ओके, ठीक? अब देखना कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है कि भैया जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2p में कूद जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? तो सर यहां 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड बॉन्ड बनाने का मतलब पेयरिंग करना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं ना, 2 लोग मिलकर एक दंपत्ति कहलाते हैं, वही वाला हाल है। तो भैया अगर कार्बन, अब इस बार देखा जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो इसके पास 4 छोरे खड़े हैं, तो ऑब्वियस ही बात है
4 दंपतियां बन सकती हैं, एक एक पेयर और आएगा, पेयर बोल रहा हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है सर? 4 होती है, सबने पढ़ा है। पर वो एक्साइटेड स्टेट में होती है। कब होती है? एक्साइटेड स्टेट में। और हमेशा बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में ही देखा जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आप सब लोगों को पता है 1s1 होता है, तो इसमें s ऑर्बिटल मतलब गोलाकार होगा और उस पर खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे 4 हाइड्रोजन अगर अपन लेते हैं तो वो चारों हाइड्रोजन आके इसके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। तो अगर इसका एक स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो ध्यान समझना, कार्बन है, कार्बन में क्या हो रहा है सर? 1s1, देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1, और 2p में px में 1 है, py में 1 है, pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो ध्यान समझेंगे। ये है मेरा s ऑर्बिटल। पहले कार्बन को बना रहा हूं। किसको बना रहा हूं? कार्बन को। s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, गोल बना दिया। अब आता है px, py और pz की बारी। तो ध्यान से समझना, जो p ऑर्बिटल होता है वो आप सबको पता है, वो ऐसा लूप्स होता है ना? पर इलेक्ट्रॉन केवल एक ही साइड होता है, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही साइड होता है। ये वाला पॉइंट तो नोडल पॉइंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 0 है, इसलिए इसको नोडल बिंदु बोलते हैं। मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही साइड है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे तीनों डायरेक्शन में नहीं बनाता, मैं केवल एक ही लोब्स को ले लेता हूं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आप देखेंगे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से हमारा जनरेट होता है। एक सामने रहेगा ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है? ये कुछ इस टाइप से रहेगा। तो भैया ये, अरे भाई ठीक से बन जा, आओ। ये सामने वाला आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पीछे भी एक पेन है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये बोर्ड के कहाँ हुआ? अंदर चले गया। तो ये इस तरीके से हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अभी हम लोग बनाने वाले हैं। एक जो आप ये वाला जो है ना, ये आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, पर एक जो है ये पीछे हाइड है, छुपा हुआ है। ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, टोटल 3 दिखाई दे रहा है, पर है कितने सर? 4 है। तो अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अब यहां पर तो बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए बस मैं इतना कह रहा हूं कि ये जो px है ना, उसका केवल मैं एक पार्ट आपको ऐसा दिखा दे रहा हूं, ठीक है? एक पार्ट मैं आप लोग को ऐसा दिखा देता हूं, तो आप ये समझ जाना, ये पार्ट आपके सामने है, बाकी एक जो इसके पीछे वाला लोब था ना, वो बोर्ड के अंदर छुपा हुआ है। ओवरलैपिंग हो कैसे रही है भैया? एक तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ रहा है, वो इस कार्बन के, ये देखो ये कार्बन वाले थे ना भाई, ठीक है? इस कार्बन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। 4 हाइड्रोजन लेने हैं। दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कार्बन के px से ओवरलैप करेगा, फिर एक py से करेगा, एक pz से करेगा। तो अपने को बस वही काम करना है, ठीक है? हम लोग बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले px, py और pz को बना के रख ले रहे हैं। तो लाइक दिस, ये px हो गया सर, ये py हो गया। नीचे एक और बनता है, पर मैं बोल रहा हूँ ना बोर्ड के अंदर है, तो उसको अपन नहीं लिख रहे हैं। और एक तीसरा है हमारा सर pz है। ओके, चलिए ये pz है, ठीक? या कोई भी px, py, pz मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को pz मान लो, कोई सीन नहीं है दोस्त। चलो ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, इसका मतलब कि उसके पास गोलू बाबू है ना? गोलू बाबू मतलब गोल है, ठीक? तो चलिए यहाँ पर मैं किसको ले लेता हूँ, मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये। तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो आके पहले कार्बन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया। ये कार्बन का s ऑर्बिटल था क्योंकि गोल था। दूसरा हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, फिर एक py के साथ भी करेगा और एक px के साथ भी करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 1 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। और बाकी कार्बन के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 1। यहाँ पर दोनों ओवरलैप करके 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये कैसा सिग्मा बॉन्ड बना है? जैसे समझो एक कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन गया है, ये कौन सा बॉन्ड है सर? सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है SS ओवरलैप से। इज दैट क्लियर एवरीवन? दूसरा जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, यहां भी आप लोग को बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड बना होगा, हाइड्रोजन की ओर से S आया होगा और कार्बन की ओर से py आया होगा। सिमिलरली एक तीसरा हमारा बन रहा है, ये वाला, यहां पर हाइड्रोजन की ओर से भी सिग्मा बॉन्ड ही बना होगा, बट हाइड्रोजन की ओर से S रहा होगा और इसकी ओर से कार्बन की ओर से pz ओवरलैप हुआ होगा। तो ये बॉन्ड बन गया हमारा एक और सिग्मा बॉन्ड। सिंपल है। और लास्ट में एक और सिग्मा बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। तो कुल इस तरीके से आप पूरी तरह से समझ पा रहे हो कि यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है जो कार्बन के
px ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री तैयार हुआ। मैंने एक एक बॉन्ड कैसे बना, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी बातें आप लोग के बीच में रखी हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक कि सारी चीजें सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप क्या लेने वाले हैं हम लोग। सर बॉन्डिंग इन एल्केन में अब हम लोग C2H6 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जिसमें 2 कार्बन आएंगे। तो भैया 2 कार्बन आएंगे, आप सबको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो s ऑर्बिटल रखता है, पर ये जो कार्बन है ये आप सबको पता है, अभी एक्साइटेड स्टेट में आप सबने देखा भी था कि पहले तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 था, है ना जी। तो कुछ इस तरीके से ये अपना, एक मिनट, ये गोल नहीं लेना है हम लोग को, तो स्क्वायर लेना है। चलो ध्यान से चलेंगे, देखेंगे। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में ये 2s हो गया और ये है और 2p हो गया। सबको पता है कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी 4 है। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? तो सर 2p में तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि इस तरीके से कुछ भरे गए रहे होंगे। बट जैसे ही हम लोग एक्साइटेड स्टेट में आते हैं दोस्तों, आपको पता है 2s का 1 इलेक्ट्रॉन कूद जाता है किसके में? 2p में। तो जैसे ही वो 2p में कूदता है तो यहाँ पर आपके px py pz तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका जो कार्बनवा है वो 4 बॉन्ड बनाने लगता है। कितने? 4 बॉन्ड बनाने लगता है। ठीक, तो चलो क्या करना है हम लोग पहले तो भैया 2 कार्बन सेंटर लेंगे। कार्बन सेंटर जैसे ही ले रहा हूं तो मुझे पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन 2s में फंसा पड़ा है। 2s बोले तो ऐसा गोल स्ट्रक्चर, 2s मतलब गोल स्ट्रक्चर, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है सर? स्फेरिकल होता है। तो ये देखिए, ये स्फेरिकल हो गया हमारा। एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ बनाता हूँ ताकि सारी चीजें ना पूरी तरह से आ जाएं आपके बोर्ड में। ये s ऑर्बिटल हो गया गोल, और ये दूसरे वाले कार्बन का भी s ऑर्बिटल है। ये ले लो, इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर में ले लो, कोई सीन नहीं है। ये दोनों कार्बनों का s ऑर्बिटल हो गया। ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। अरे यार, ये सब बनाने में ना बड़ा दिमाग लग जाता है यार, टाइम भी लगता है। चलो अब क्या होगा, तो इस कार्बन की ओर से देखो, इस कार्बन का ये है pz, ठीक, तो ये इसका रहा pz, सिंपल। इसका ये है py, तो इसका भी ये क्या रहा सर? py। हालांकि ये नीचे भी रहता है, तो चलो बनाना चाहो तो बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये हाइड रखते हैं अपन। और क्या रह गया? बच गया px। तो ये रहा इसका px। कौन से कलर में ले जो थोड़ा चटकदार दिखाई दे? ये ले लेते हैं, दैट इज आवर px। ठीक, इधर भी है px, ये भी हो गया अपना px। इसलिए मैंने अलग अलग कलर में कर दिया ताकि आपको चीजें समझ में आए। और ये जो गोल है ये s ऑर्बिटल तो है ही। होगा क्या इन लोग के बीच में? तो इन लोग के बीच में ध्यान से समझना, इसका px आपस में ओवरलैप कर लेगा। समझना बात में, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है ना। हेड टू हेड ओवरलैप से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है सर? सिग्मा बॉन्ड बनता है। मुद्दा है कितने यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन थे, तो सर ध्यान से समझिए। पहले आप इसका ना एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया करो, 2 कार्बन कर दिया, 6 हाइड्रोजन है तो दोनों को क्या कर दिया? 3-3 हाइड्रोजन मैंने बांट दिया, ऐसे ऐसे बड़े प्यार से 3-3 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब करना क्या है कहानी में ट्विस्ट, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इसका मतलब वो दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे होंगे। दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे होंगे। अब यही चीज को यहां पर बना के दिखाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है, सिंपली देखो क्या होगा। तो भैया पहले ध्यान से सुनो, कार्बन को, ये वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजनों से जोड़ना रहेगा, ये वाले को भी 3 हाइड्रोजनों से जोड़ना रहेगा, और कार्बन कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं ना, वो सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? तो सर pz ओवरलैप से बनता है। तो यहां पर अब कहानी में ऐसा सीन रहेगा कि ये हमारा ये पहला कार्बन सेंटर हो गया, ठीक, ये देखिए 1 हो गया। ये दूसरा वाला कार्बन सेंटर हम यहां पर ले रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब दोनों के ही क्या हुए थे? pz ऑर्बिटल आपस में सीधे सीधे हेड टू हेड ओवरलैप किए थे, और हेड टू हेड ओवरलैप जब भी होता है आप सबको पता है क्या बनता है भैया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है सर? सिग्मा बॉन्ड। किसके कारण बना है सर? pz ओवरलैप के कारण बना है। मतलब यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है ये कौन सी ओवरलैपिंग है सर? pz है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, कई किताबों में आप px भी पढ़ सकते हो, कोई सीन नहीं है।
कार्बन कार्बन सीधे सीधे जुड़ गए। अब कहानी में ट्विस्ट, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे? तो याद रखो, एक बार एक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व कर लिए, अब दोबारा नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि ऑर्बिटल में आपको पता है केवल एक ही साइज इलेक्ट्रॉन होता है ना, इधर इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं। तो अगर इस पीजेड ने यहां पर ओवरलैपिंग कर लिया तो आप सोचेंगे सर इसके पीछे वाला भी पीजेड होगा, वो दूसरे से जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ सकता क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो पीजेड वालों का काम खत्म हो चुका है, अभी कार्बन के पास पीजेड खत्म हो चुका, बचा है एस पी एक्स पी वाई, एस पी एक्स और पी वाई। इस एस ऑर्बिटल के साथ अपन एक हाइड्रोजन ऐसे प्यार से लाके जोड़ दे रहे हैं, इसके साथ भी अपन एक हाइड्रोजन ऐसे प्यार से लाके जोड़ देंगे। ठीक है, एसएस ओवरलैप हो रहा है, एसएस ओवरलैप होने से भी कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों? इस तरह ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये भी हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड यहां मिल गए, मतलब ये हमारा एसएस ओवरलैप से, क्योंकि कार्बन के पास एस ऑर्बिटल भी खाली था, ये भी हमारा क्या हो गया? एसएस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब ध्यान से समझेंगे, ये रहा मेरा पी वाई, ठीक है, ये रहा मेरा पी वाई। ठीक, इस पी वाई के किसी एक साइड ही अपने को हाइड्रोजन लाके जोड़ना रहेगा ना। इज इट क्लियर एवरीवन? ऊपर नीचे लिख दिया हूं, बट आप जोड़ेंगे केवल एक ही साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया केवल एक ही साइड रहता है, हर साइड नहीं रहता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे प्यार से आके जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन ही जोड़ रहे हो ना भैया, 6 हाइड्रोजन थे। मतलब अब अपन समझ क्या पा रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड बना है ये कार्बन का पी वाई है और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से मिलकर बना है, कार्बन का पी वाई और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो यहां पर भी हम क्या ला पा रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड ला पा रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को यहां पर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। बचा कौन है सर? अब हमारे पास एक ही चीज बचा है, ये वाला बॉन्ड। और ये बॉन्ड किससे जुड़ेगा? तो पीजेड इन्वॉल्व हो चुका है, पी वाई इन्वॉल्व हो चुका है, पी वाई भी इन्वॉल्व हो चुका है, एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो चुका है कार्बन का। बचा केवल कौन है सर? पी एक्स। तो वो पी एक्स वाला बड़े प्यार से सॉरी, यहां जो था पी एक्स, ये बड़े प्यार से जाके यहां पे बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। मतलब वो ऐसा जो क्रॉस होते हुए निकल रहा है ना, चलो इसलिए मैं इसको बोल रहा था ना, हटा देता हूं, ज्यादा बेहतर था हटा देना। ठीक है, चलो दिखा भी देता हूं, घबराएंगे नहीं कोई। ठीक, तो इस तरीके से अब यहां पर हमारा एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ये बना लिया अपना पी एक्स के साथ। किसके साथ बना है? पी एक्स के साथ बॉन्ड बन रहा है, और पी एक्स के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो ये जो बॉन्ड बना है दोस्तों, ये बॉन्ड किसके साथ बन गया है सर? ये पी एक्स और एस ऑर्बिटल, ये भी बना है पी एक्स और एस ऑर्बिटल। इस तरीके से टोटल बॉन्डिंग हुई और ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा C2H6 का, जहां पर हर तरीके से केवल कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अब चलो, ये है मेरा सेंटर कार्बन। कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया सर? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया एक साइड के कार्बन ने। इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाले कार्बन का भी अगर चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ना दोस्त, तो क्या आएगा? sp3 ही आएगा। तो दिस इज द फाइनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये है उसका मेन जो हम फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पूरी तरीके से हमारा C2H6 का ज्योमेट्री तैयार। अब करेंगे हम लोग, ये एल्केन हो गया ना, ये किसकी बात हो गई? एल्केन की। अब एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। देखो मुझे ही पता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने कम आते हैं, पर ये जो चीजें आज आप सीख रहे हो ना, ये बड़ी काम की चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ काम की चीज है। MOT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जाओगे, वहां क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे उपसंयोजी यौगिकों में, तो उस समय ना चीजें हम लोग को अच्छे से समझ में आया करके आज मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां तक की चीजें नोट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट अब आप लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग किसकी बारे में बात करेंगे सर? अब बात होगी है एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं अब बॉन्डिंग इन C2H4। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों ही कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता ही है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। पर यहां पर अभी अभी हमने पढ़ रखा था कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ इस तरीके से 2s में 1, 2p में 1, 2p में 3 होते हैं, px py pz में। ओके, हाँ जी, ध्यान सुनेंगे, ये s ऑर्बिटल है। कहना क्या चाह रहा है इस बार? तो पहले एक काम करो, पहले इसका स्ट्रक्चर ही बना लिया करो।
तो कहना ये चाह रहा है कि भैया यहाँ 2 कार्बन सेंटर रहे होंगे। ओके चलो अच्छी बात है। कितने हाइड्रोजन एटम थे सर? 4। तो इसको मिला 1 और इसको भी मिला 1, इसको भी मिला 1 और इसको भी मिला 1, मतलब दोनों को 2-2 हाइड्रोजन बढ़ गए। 4 हाइड्रोजन का काम खराब हो गया, मतलब काम खत्म हो गया। अब मुद्दा ये है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर? 4। 2 बन चुके हैं, मतलब 2 बॉन्ड आपस में ऐसा जुड़ जाएगा। और जब भी डबल बॉन्ड आता है आप सबको पता है एक सिग्मा में काउंट होता है और एक पाई में काउंट होता है ना। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा 2 पाई। हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही लेना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बचता है वो पाई के लिए काउंट होता है। अब कहानी में ये ट्विस्ट है कि कैसे कैसे कौन कौन से ओवरलैपिंग से क्या क्या बना है। तो पहला अगर आप लोग देखना चाह रहे हो, पहला ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन के एस ओवरलैप से बना होगा, तो ये एस एस ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड हो गया दोस्तों, ये बॉन्ड किससे बन रहा है सर? एस एस ओवरलैप से बन रहा है ना। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड हम प्यारे साथियों कौन से ओवरलैपिंग से ले रहे हैं? तो ये है हमारा एस एस ओवरलैपिंग। ओके। दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये किसके साथ जुड़ा होगा? ये किसके साथ जुड़ा होगा? तो देखो कार्बन के 3 ऑर्बिटल थे। कौन कौन से थे भैया? तो एक तो एस था, 4 थे, पर 4 में पी के 3 थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, जिसमें ये वाला जो था ये पी जेड था और ये भी पी जेड था। दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर लिया और उनके बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो सर ये जो बॉन्डिंग हुई है ना बीच में, ये इतना हिस्सा, यही हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो हम प्यारे साथियों बहुत आसानी से, सरलता से ये समझ रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, ये बना है आपका सर पी जेड ओवरलैप से। ओके अच्छी बात। अब ध्यान से सुनेंगे, ये खत्म हो चुका है एस और पी जेड खत्म हो चुका, बचा है पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई। ये मेरा पी वाई था, ये कौन सा था हमारा? ये पी वाई ऑर्बिटल था, ये पी वाई था, नीचे वाला भी पी वाई है, ये भी क्या है? पी वाई है। आपको पता है पी वाई आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं? शुरू में ही देखे थे, ये लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। और लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो सर पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए इसकी जब ओवरलैपिंग कराते हो ना दोस्तों, तो ऊपर से भी दिखाओगे, नीचे से भी दिखाओगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा 2 बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब आपने लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ा था ना दोस्त, लेटरल ओवरलैपिंग जब आपने ये पढ़ा था तो आपको पता है ऊपर भी ओवरलैप होता है और नीचे भी ओवरलैप होता है। तो ऊपर नीचे दोनों मिलके क्या बना? पाई बॉन्ड। इसीलिए कभी भी पाई बॉन्ड अगर आपको दिखाना होगा तो आप दोनों जगह दिखाएंगे, केवल एक ऊपर ऐसा डंडा लगा के छोड़ दिए तो काम नहीं चलने वाला, काम नहीं चलने वाला। तो ये बन गया पाई बॉन्ड, किसके ओवरलैपिंग से? सर पी वाई ओवरलैपिंग से। मतलब आप समझ गए कि यहां पर जो पाई बॉन्ड हमारा जन्म लिया है ये पी वाई ओवरलैप से बना है। अब बचा है केवल कौन सा बॉन्ड? ये तो एस एस वाला था। अब कौन सा बॉन्ड बच गया है सर? ये वाला बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनेगा? ये जो बना है, इसमें हाइड्रोजन की ओर से एस आएगा सर, और कार्बन की ओर से क्या बचेगा? तो भैया कार्बन का पी जेड यूज हो चुका है, पी वाई यूज हो चुका है, कार्बन का एस यूज हो चुका है, बचा कौन है सर? खाली पी एक्स। तो पी एक्स और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी एक्स और एस ऑर्बिटल, मतलब कोई एस ऑर्बिटल किसी पी ऑर्बिटल के साथ जब भी ओवरलैपिंग करता है, अति संयुग्मन करता है, तब उस केस में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं उस केस में आप लोग का सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे बने, कौन कौन से ओवरलैपिंग से बने, ये पूरी बातें मुझे लगता है सभी लोग को क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। तो ये है हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर आए। नेक्स्ट आप लोग देखने वाले हैं इथाइन। ठीक है, CH बॉन्ड CH होगा कुछ नहीं। यहां पर देखो कई बार अब आप लोग को ये ऐसा लोब दिख रहा होगा, ये लोब देख के घबराने का नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है? एस ऑर्बिटल है, जो हम लोग गोल बना दे रहे थे ना, तो इस बार गोल ना बना के इसमें कई बार किताबों में आपको एनसीईआरटी की बुक में भी आप देखेंगे ऐसा बना देता है। तो ये कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल खाली थे। कौन कौन से? अभी तो देख रहे थे ना, एक 2s था और px py pz करके 3 ऑर्बिटल खाली थे। कुल मिला जुला के 4 होते थे, इसलिए कार्बन की बॉन्ड कैपेसिटी भी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है जी। 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। एक s था और ये px है, ये py है और ये pz है। तो यहां पर आप लोग को कार्बन का गोला नहीं दिख रहा होगा,
वो गोला नहीं दिख रहा है क्योंकि उसी गोले को इसने ऐसा लोब बना दिया, तो ये s ऑर्बिटल, ये px में जो भी मानना है वो एक मान लो। ओके, ध्यान से सुनो। अब जैसे मैंने ले लिया कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, प्यारे साथियों समझेंगे, ये है कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, ठीक। ये कार्बन में आपको पता है एक गोला था पहले, ये भी एक गोला था, ये s ऑर्बिटल हो चुका था उसका। अब मुद्दा था उसके py की, तो ये उसका py था। चलो नीचे से भी कर दो py, ये भी py है, ये भी नीचे से भी हो गया py। ओके, ध्यान से सुनना, ये मेरा pz था, जो कि यहाँ का pz और यहाँ का pz आपस में ओवरलैप करके क्या बना दिया रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड आप देख पा रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है सर, pz pz से बना है, pz pz से बना है, मतलब कार्बन का pz तो खत्म हो चुका है। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहा होगा सर, चलो अब हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा एक और, pz हो गया, pz हो गया, py हो गया, है जी। बचा कौन है सर, px बचा है। तो ये देखो, ये है मेरा px। ओके, दिस इज आवर px। छोटा बड़ा बन गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सुनेंगे बस अभी आप लोग। और s ऑर्बिट px हो गया ना ये, ठीक, ये px हो गया, py हो गया। s ऑर्बिटल तो ये गोलू है ही व्हाइट वाला, इसलिए सबको अलग अलग कलर का कर रहा हूं। अब ला रहा हूं किसको, हाइड्रोजन कका को। किसको ला रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है कार्बन के पहले तो s ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे s ऑर्बिटल के साथ अटैच मार दिया। कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। एक इधर से भी जोड़ो s ऑर्बिटल के साथ, कौन सा बॉन्ड है सर, सिग्मा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन बना है दोस्तों, ये हाइड्रोजन किससे बन रहा है सर, ये बन रहा है सर एस ओवरलैप से। हाइड्रोजन का भी एस और कार्बन का भी एस, ठीक है। ये वाला भी एस ओवरलैप से बना होगा। ओके, चलो अच्छी बात है। एस का काम खत्म, पीजेड का काम खत्म, बच गए हैं px और py, बच गए हैं px और py। तो होगा क्या अब यहां पर, क्योंकि आपके पास पता है कितने हाइड्रोजन थे सर, आपके पास तो खाली 2 ही हाइड्रोजन थे। आपके पास कितने हाइड्रोजन थे सर, केवल 2 हाइड्रोजन थे, जो यहां यूज हो चुके हैं। हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। अब जो भी बॉन्ड बन रहा है ना, अब जो भी बॉन्ड बन रहा है वो केवल कार्बन का बन रहा है आपस में। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनाता है ना आपस में, तो एक सिग्मा के लिए जाता है, 2 पाई के लिए जाता है। सिग्मा के लिए कौन गया है, तो सर pz pz ओवरलैपिंग से हमारा क्या बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। बचा है पाई बॉन्ड बनाना। एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा, तो py जो है ना, याद रखना हमेशा py का py से ही करना, py के ओवरलैपिंग आप px से नहीं कर सकते। इसलिए कलर मैंने बार बार बदला ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। तो ये वाला जो py है ना, वो ये वाले py के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने बोला पाई बॉन्ड हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और लेटरल ओवरलैपिंग से जब भी बनता है दोस्तों, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होता है। इसलिए ऊपर भी बनाना और नीचे भी बनाना, तो लाइक दिस। पर आपको कोई एक ही दिखेगा, आपको कोई एक ही दिखेगा, मतलब ऊपर वाले को अगर मैं दिखा रहा हूं तो नीचे वाले को मैं हाइड कर रहा हूं, ऊपर वाले को मैं दिखा रहा हूं तो नीचे वाले को हाइड कर रहा हूं। जब मैं क्लास 11th में था ना, तब केमिस्ट्री में का जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ था 1550 आ गया था। तो जो टीचर थे ना, वो ये चीज चेक किए थे कि आया था स्ट्रक्चर ये सही बना है कि नहीं। और कोइंसिडेंटली ऐसा था कि क्लास में गलती से मेरे से सही बना था। उस समय मुझे ये सेंस नहीं था, पर हाँ, जैसे अपन टीचर बोर्ड पे पढ़ाते तो बहुत ईमानदारी से पूरे फोकस से पढ़ते थे, तो ये चीज़ ना मैं गलती से सही बना दिया था। तो टीचर बहुत खुश हुए थे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सर थे वो लिटरली बहुत ऊंचे दर्जे के सर थे, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते थे। उस टाइम उस बंदे की सैलरी आज से मतलब 10 साल पहले की अगर मैं बताऊं, चलो पब्लिकली नहीं बताऊंगा छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो वो बड़ा खुश हुए थे कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं। बट मैटर ये करता है कि आपको केवल एक ही दिखाई देगा ना जो आपकी ओर निकला है। जैसे इसने भी देखो दोनों को कर दिया है, दोनों बोल्ड कर दिया है। मुद्दा ये पीएचडी लेवल की किताबों में पढ़ोगे तो एक बोल्ड रहेगा जो आपको दिखेगा, एक हाइड रहेगा जो बोर्ड के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि इसने बॉन्डिंग किया ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही साइड था, इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही साइड था। लोब में इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही साइड होता है, तो दोनों साइड आप लोग को फेयर बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, छोटी छोटी बातें हैं। चलो, तो py मिलके हमारा क्या बना लिया, एक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है ना दोस्तों, ये जो बॉन्ड बना है ये py ओवरलैप से बना है। किससे बना है, एक कार्बन का py और दूसरे कार्बन का भी py आपस में कौन सा बॉन्ड बना लिया सर, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी है, दोनों साइड क्यों बनाना रहता है ये बात भी समझ में आया। चलो, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो बचा है, यहां पर ये px था ना हमारा, और ये भी क्या था, px था। ये py भी खत्म हो चुका है, अब
px की बारी थी, अब ये भी खत्म होगा, ये भी आपस में क्या बना रहा होगा सर, ये भी बना रहा होगा सर सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। तो ऊपर से बना है जो आपको दिखाया जा रहा है, तो नीचे वाला क्या करना पड़ेगा सर, हाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाइड। और px को हमेशा px से ही जोड़ेंगे, py को हमेशा py से ही जोड़ेंगे। ढेर होशियारी में आप px को py से जोड़ दोगे तो वहां केमिस्ट्री की हत्या हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले को डार्क दिखा रहे तो नीचे वाले को लाइट दिखाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो बॉन्ड बना है ये px px ओवरलैप से बना है और ये भी क्या है, एक पाई बॉन्ड ही है। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारा सुंदर सा कलाकृति तैयार होता है जिसमें कार्बन के चारों ऑर्बिटलों ने भाग लिया और एक सिग्मा बना बीच में, 2 पाई बना साइड में, और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल कौन सा बॉन्ड बन रहा है सर, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो ये जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है सर, 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा सर, वो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है सर, लीनियर। क्या होती है सर, लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बेसिक सी बातों को हम लोग सीखे, जिसमें नॉर्मल कार्बन मतलब मीथेन स्ट्रक्चर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मैंने तीनों ही चीज़ों पर आप लोग के बीच में बातें रखी। होप सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को क्रिस्टल क्लियरली समझ में आया होगा कि एक एक बॉन्ड कैसे बनता है, किस किस के अति व्यापम से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, वो कब बनते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश की है। अगले क्लास में प्यारे साथियों हम लोग सीधे से अब हाइब्रिडाइजेशन पे अटैक करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके रखना।